ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के लिए बन रही वैक्सीन के बारे में। मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन 5 प्रकार की होती हैं और कैसे काम करती है। साधारण भाषा में हम इसको इस तरह समझेंगे कि एक होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब कि जिसमें जीवित वायरस को हम काम में लेते हैं, परंतु उसमें क्या करते हैं कि उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता, इन्फेक्टिविटी को खत्म कर दिया जाता है, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले लिया जाता है और उसकी रेप्लिकेशन की जो बढ़ने की प्रक्रिया है 1 से 2 से 4 बढ़ने की, वो उसमें कायम रहती है। तो ऐसी वैक्सीन जैसे पोलियो में यूज करते हैं। दूसरी तरह की वैक्सीन होती है जो इनएक्टिवेटेड वायरस को काम में लेके बनाई जाती है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन में क्या होता है कि उसमें जेनेटिक जो उसका मटेरियल होता है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है कि वो अब रेप्लिकेट नहीं हो सकता बॉडी में, लेकिन उसमें उसके गुण मौजूद है एंटीजन के रूप में एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो उसका प्रोटीन मटेरियल एक्टिव होता है। तो जैसे ही ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है तो फॉरेन बॉडी की तरह काम करती है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी बनने लगती है और इम्यून सिस्टम भी काम करता है। पर ऐसी वैक्सीन जो है कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में कम काम करती है। तीसरी टाइप की वैक्सीन होती है जिसमें कि हम उसको कहेंगे कि वायरल सब यूनिट यूज करके, मतलब सिर्फ प्रोटीन जो उसका कवर है उसको यूज किया जाता है। ये भी उसी तरह काम करेगी जैसे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ने काम किया, लेकिन इसकी मात्रा बिल्कुल ही कम है, रेप्लिकेट भी नहीं हो सकती है और जो कम इम्यूनिटी वाले हैं उनमें ये बहुत कम असरदार होती है। इसमें कुछ ना कुछ एडजुवेंट डालना पड़ता है जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करे। चौथी वैक्सीन होती है जिसमें कि हम mRNA या DNA मटेरियल को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि वास्तव में एक जेनेटिक कोड जो सिस्टम है ये नई टेक्नोलॉजी है और इसमें जेनेटिक कोड को यूज किया जाता है कि उस कोड को जेनेटिक मटेरियल के रूप में बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर और फिर वो जाकर के हमारी ही सेल्स से ये कोड जो है मैसेज ट्रांसमिट करता है और हमारी ह्यूमन सेल जो होती है वे ही इस तरह के प्रोटीन एंटीजन का निर्माण कर लेती है जो उस वायरस का या बीमारी वाले वायरस में होता है और हमारी सेल्स के अंदर ये प्रोडक्शन होता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा संख्या में हो सकता है क्योंकि हमारी सेल ही हमारी फैक्ट्रियों की तरह काम कर रही है एंटीजन बनाने के लिए और इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स भी बहुत तगड़ा आता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है। तो ये वैक्सीन इस तरह यूज करते हैं, लेकिन अब तक के इतिहास में mRNA या DNA वैक्सीन को ह्यूमंस के लिए न तो लाइसेंस दिया गया था और न ही ह्यूमन पे यूज करने के लिए कोई रेगुलेटरी रूल्स जो थे उनमें इनमें परमिशन दी गई थी। ये फर्स्ट टाइम है जब कोरोना के खिलाफ पेंडेमिक में इन्हें इस टेक्निक से बनाई हुई वैक्सीन को यूज करने की परमिशन 2 वैक्सीन को दी गई है, एक फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन और एक मॉडर्ना एनटेक वैक्सीन। तो ये दोनों वैक्सीन को अभी परमिशन भी दी गई है ऑथोराइज्ड तरीके से और इन्हें यूज करने के लिए ऑथोराइज किया गया है। अब इन वैक्सीन का नुकसान या मतलब कमजोर पक्ष ये है कि इनको mRNA वैक्सीन को रखने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए, -70 से -20 डिग्री तक, अलग अलग मॉडर्ना को -20 और फाइजर को -70 डिग्री, जो कि हमारे जैसे देश में तो मुश्किल से उपलब्ध हो पाएगा। अच्छा, फिर 5वीं तरह की जो वैक्सीन है वो होती है वायरल वेक्टर यूज करके, वेक्टर वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं कि जैसे कॉमन हमारे को जो वायरल इन्फेक्शन होता है, कॉमन कोल्ड वगैरह, तो वो एडिनो वायरस से होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि एडिनो वायरस जो होता है ये भी एक तरह से जेनेटिक मटेरियल के द्वारा ही वैक्सीन प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, पर इसमें एडिनो वायरस को वेक्टर का मटेरियल यूज करते हैं। तो वो चूंकि डेंजरस नहीं है और वो सेम सिम्टम प्रोड्यूस करेगा,
तो उसका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वो हमारे अंदर जाके एंटीजन का काम करता है, रेप्लिकेट करता है और इस तरह से एंटीबॉडी स्टिमुलेट करता है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर किसी को एडिनो वायरस इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है या हमको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रखा है, तो फिर हमारे अंदर तो पहले से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, तो ऐसी वैक्सीन जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनमें किसी काम की नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं दिखाती। तो अब तक जितनी वैक्सीन बनी थी या बनी है बीमारियों के लिए, वे या तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई वैक्सीन है या वायरल सब यूनिट प्रोटीन यूज करके बनाई गई वैक्सीन थी। और उनमें काफी लंबा समय लगता था, सालों लग जाते थे और उनकी प्रक्रिया को बनाने में और उनको टेस्ट करने में भी काफी समय लगता था। अब जो mRNA वैक्सीन बनी है ये नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इसको बनाने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है और बहुत सस्ती भी है और इससे बहुत सारी वैक्सीन बहुत सारी मात्रा में एक साथ सस्ते लेवल से बनाई जा सकती है। इसलिए इस वैक्सीन को अब इस समय परमिशन दी गई है यूज करने के लिए। इस वैक्सीन में न तो कोई एग कंटेंट यूज किया गया, ना लेटेक्स यूज किया गया है, ना प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं। तो ये हुए 5 तरह की वैक्सीन के आपको विभिन्न प्रकार बताए। अब मैं आपको फाइजर की जो mRNA वैक्सीन है वो किस तरह हमारे शरीर में अंदर जाती है और फिर किस तरह हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके काम करती है, ये कुछ हैंडमेड स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। ये है कोरोना वर्सेस वैक्सीन वार, हमला, काउंटडाउन शुरू। ये क्या है? टीका। मैं हूँ कोरोना को मारने वाला mRNA बारूद। देखो कैसे अंदर घुसकर मारता हूँ कोरोना को, देखते जाओ। हे बना दिया ना उल्लू, अंदर घुसकर हम अपने टारगेट पैदा कर रहे हैं। ओह मुझे छूना भी मत, मुझे डर लग रहा है। तुम मेरे DNA से छेड़छाड़ तो नहीं करोगे? मैक्रोफेज, ये सपोले कहाँ से आ गए? अभी इन्हें पकड़ता हूँ और टिलो के पास ले चलता हूँ। देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, टिलो देखो। अरे ये तो दुश्मन है, चलो निपटाए इन्हें। टी सेल टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इन्हें। चलो बिल्लू को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। दोबारा बिल्लो, इन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, इनके लिए इंतज़ाम मजबूत करो। ह्यूमन बॉडी, थैंक यू गाइस, तुमने ये कर दिखाया। लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे कुछ प्रश्न हैं, पूछो। वैक्सीन बनने में तो 10-10 साल लग जाते हैं, ये कोरोना वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई? कहीं ये बड़ा स्कैंडल तो नहीं? अरे नहीं भाई, अब नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वैक्सीन बनाने के पहले वाले तरीके नहीं रहे। ये वैक्सीन ही बनी है, कोई धोखा नहीं है। अच्छा, इसमें सारे नियम पालन हुए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में? हाँ भाई हाँ, पर 16 साल से छोटी उम्र वालों के लिए अभी स्टडी नहीं किया है। ये कितने दिन सुरक्षा देगी ये तो पता नहीं है, अभी अध्ययन जारी है। क्या ये प्रेग्नेंट होने वाली माएँ, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित। इससे कोरोना हो गया तो या टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो? अरे भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जीवित वायरस से नहीं बनाई गई है। इसके तो सुनने में बहुत दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं भाई, सच क्या है? दुष्प्रभाव नहीं, वो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेशन के कारण, जैसे दूसरी वैक्सीन में टीका लगाने से सूजन, बुखार, ठंड, बदन दर्द होता है, वही बातें हैं, वो जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, ये वैक्सीन किसको नहीं लेनी चाहिए? जिसको इसकी पहली खुराक से एलर्जी हो और 16 साल से छोटी उम्र वालों को। ये मेरी अनुवांशिकी तो नहीं बदल देगी? अरे नहीं, इसमें mRNA राइबोसोम का उपयोग करता है स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए। सेल न्यूक्लियस को ये छूते भी नहीं है। और किसी ने कोरोना इलाज में प्लाज्मा थेरेपी ली तो वो भी ले सकता है। हाँ, उसे 90 दिन का अंतराल देना चाहिए, फिर वैक्सीन लेनी चाहिए। और मुझे कोरोना हो रखा हो तो तब भी मुझे लगवानी है। हाँ, तुम्हारी इम्यूनिटी में सुधार होगा। तो ये थे प्रकार वैक्सीन के और फाइजर वैक्सीन के बारे में आपके मन में जो भी शंकाएं थी, मुझे उम्मीद है कि आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो। अगर इससे अलावा कोई आपके मन में प्रश्न है तो वो भी आपको कमेंट करके मुझे जरूर पूछना है। मैं आपको पूरा कोशिश करके ढूंढकर उसका जवाब दूंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है ताकि सब भाई बहनों की जानकारी बढ़े।
और लाइक करके आप पहले की तरह अपना प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे। और आप लोगों को सहयोग के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आपका बहुत शुक्रिया। ओम शांति।